मृत्युंजय, अब आप संभालिए। शुक्रिया मेहर, बिल्कुल। और 50% का मुनाफा लिस्टिंग के तुरंत बाद, ये काफ़ी शानदार रिटर्न यहाँ पर आप कह सकते हैं जिनको आईपीओ मिला होगा। लेकिन बुलियन मार्केट ने भी काफ़ी ज़्यादा मुनाफा आपको दिया है और 6 महीने में करीब 30% की तेज़ी आई है गोल्ड में। तो गोल्ड को भी मत भूलिए, अच्छे अच्छे आईपीओ आते हैं निश्चित तौर पर, लेकिन गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट एक अट्रैक्टिव ऑप्शन हो रहा है। और आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मामूली तेज़ी है, $1356 प्रति औंस के आसपास है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड का भाव। और चांदी में भी मामूली बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है और $20.70 प्रति औंस के आसपास है एमसीएक्स पर चांदी का भाव। क्योंकि अगर हम देखें तो मार्केट में हाल के दिनों में काफ़ी तेज़ी आई है, इसलिए क्योंकि सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड की डिमांड बढ़ी है। इस बीच मार्केट की ओपनिंग हुई है, चांदी में करीब ₹350 की तेज़ी है, 48,000 के ऊपर एमसीएक्स पर चांदी में ट्रेड हो रहा है। और साथ ही कुछ और काउंटर को देखें तो वहाँ पर किस तरह की हलचल हो रही है, ये हम आपको बता रहे हैं। गोल्ड में चूंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से थोड़े पॉजिटिव सिग्नल मिले हैं, एमसीएक्स पर बिल्कुल रेंज बाउंड ट्रेड है। 31,580 के आसपास है एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव। और क्रूड में ₹7 की नरमी है, 3012 के आसपास एमसीएक्स पर कच्चे तेल में ट्रेड हो रहा है। तो आज मार्केट फ्लैटिश नोट में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, बहुत ज़्यादा हलचल नहीं है, एक्शन नहीं है। नेचुरल गैस में मामूली बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है, 183 के आसपास है। कॉपर की तेज़ी भी आज थोड़ी सी थमती हुई दिख रही है, 322 के आसपास है भाव। निकिल में थोड़ी सी मजबूती है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यानी एलएमई पे भाव 10,000 के पार चला गया है। ज़ोरदार तेज़ी आई है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एलएमई पर, निकिल में और लेड में भी मामूली बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। बातचीत के लिए हमारे साथ दो एक्सपर्ट हैं, राजीव कपूर है ट्रस्ट लाइफ के कमोडिटी हेड और साथ ही प्रिया चौधरी हैं कार्बी कॉमट्रेड के एनालिस्ट। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। राजीव, पहला सवाल आपसे ये कि गोल्ड आज बिल्कुल छोटे दायरे में फंस चुका है, क्या करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, आपने ठीक बताया। गोल्ड जो है बहुत ही छोटे दायरे में फंस गया है। मैं समझता हूँ 31,300 और 31,900 ये दो बहुत ही अहम लेवल रहेंगे गोल्ड में आने वाले समय के लिए। अगर बाजार को नीचे जाना है तो बाजार को 31,300 के नीचे सस्टेन करना होगा और फिर नेक्स्ट सपोर्ट 31,000 का ब्रेक करना होगा। और ऊपर जाने के लिए बाजार को 31,900 के ऊपर सस्टेन करना होगा। फिलहाल मैं समझता हूँ आज के लिए 31,650, 31,700 एक अच्छे सेलिंग के लेवल्स रहेंगे। ठीक है। प्रिया चौधरी, आपका कमेंट इंट्राडे में गोल्ड और सिल्वर के ऊपर क्या होने वाला है? क्या आपको लगता है कि इंट्राडे में यहाँ पर जिस तरह से मार्केट बिल्कुल रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है, शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी है गोल्ड में? जी, जैसे कि गोल्ड में हम देख रहे हैं कि यूएस से जो डेटा आया है उसके आने के बाद से गोल्ड पर प्रेशर देखने को मिल रहा है, वहीं डॉलर स्ट्रांग हुआ है। तो मुझे और दूसरी तरफ देखें तो बैंक ऑफ जापान और इंग्लैंड की तरफ से फ्रेश स्टिमुलस अनाउंसमेंट की एक्सपेक्टेशन है। तो उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि आज गोल्ड एक रेंज में ही दिखेगा। तो मेरी स्ट्रेटजी आज सेल की रहेगी। अगर 31,650 का लेवल मिलता है तो वहाँ से सेल की स्ट्रेटजी बना के चलें। ठीक है। और सिल्वर पर राजीव, आपका कमेंट क्या होगा इंट्राडे के लिए? देखिए मृत्युंजय, सिल्वर में एक ऐसा पैटर्न चार्ट पे देखने को मिल रहा है जो इंट्राडे और डेली में जिसे हम बुलिश कंसीडर करते हैं, परंतु एक लेवल के ऊपर। अगर 48,300 के ऊपर बाजार चला तो मैं समझता हूँ 48,800 से 49,000 तक के लेवल आ सकते हैं। ओके। क्रूड का मार्केट दबाव में है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भाव 2 महीने के निचले स्तर के करीब है। हालांकि इस बीच ऐसी खबरें आई हैं कि इराक से सप्लाई घट सकती है क्योंकि पाइपलाइन में लीक की खबरें आई हैं और इससे वहां से अगर सप्लाई घटेगी तो क्या आपको लगता है प्रिया चौधरी की कीमतों को कुछ सपोर्ट मिलेगा? जी, एक तरफ तो ये खबर है और दूसरी तरफ ये भी खबर है कि ओपेक मेंबर्स की तरफ से सप्लाई बढ़ने की एक्सपेक्टेशन है। और देखें तो सेल ड्रिलर की तरफ से भी कंटिन्यूअस एडिशन ऑफ एक्टिव रिंग की वजह से मुझे लगता है कि ओवरऑल सप्लाई ज्यादा ही रहेगा। अगर डेटा की बात करें तो नॉर्थ अमेरिकन रिंग एक्टिविटी में थोड़ी बढ़त देखने को मिल रही है और वीकली बेसिस पर कैनेडियन रिंग 60% से ज्यादा एक्सपेंड हुआ है। हाँ। तो ओवरऑल देखें तो सप्लाई ज्यादा ही दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि सेल की स्ट्रेटजी ही क्रूड ऑयल में रखनी चाहिए। तो क्या ये माना जाए कि करंट मार्केट प्राइस पर राजीव, क्या आपको लगता है कि क्रूड में शॉर्ट करना बेहतर रहेगा? देखिए मृत्युंजय, मैं करंट मार्केट प्राइस पर अभी सेलिंग एडवाइस नहीं करूंगा, बिकॉज 3,001 अभी तक एक सपोर्ट की तरह से एक्ट कर रहा है और इंटरनेशनली $44.5।
या तो बाजार को नीचे में 2960 के नीचे सस्टेन करना चाहिए, तब सेलिंग करना चाहिए। अदरवाइज एक थोड़ा सा पुल बैक का वेट करे 3050 3060 के लेवल का, और वहां पर सेलिंग करना एक मुनासिब रहेगा। और वहां 3100 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है। निकिल में हाल के दिनों में जोरदार तेजी आई है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यानी LME पर निकिल का भाव 10,000 के ऊपर पहुंच चुका है। प्रिया चौधरी, निकिल में अब आपका व्यू क्या है? निकिल में अभी भी मेरी बाई की ही स्ट्रेटजी रहेगी। जैसे कि फिलीपींस के माइन में इन्वायरमेंटल इशू की वजह से एक्सपेक्टेशन है कि वहां से सप्लाई हैम्पर होगा। तो उसकी वजह से अगर मुझे लगता है कि 669 का लेवल मिले तो वहां से बाय करें और स्टॉप लॉस 655 का मेंटेन करें। ठीक है, बिल्कुल संक्षेप में राजीव, इंट्राडे में ग्वार सीड पर आपका कमेंट। मुझे ग्वार सीड थोड़ा सा स्ट्रांग लग रहा है। फंडामेंटल्स भी अब इसमें बुलिशनेस दिखा रहे हैं, और टेक्निकली बात करूं तो 3600 के ऊपर बाजार एक अच्छा एक रैली दिखा सकता है। ठीक है। और कल की क्लोजिंग जो थी वो 3600 के ऊपर हुई। मैं समझता हूँ 3600 अगर आज मिले इंट्राडे में बाइंग करना चाहिए। अदरवाइज अगर 3650 के ऊपर क्लोजिंग हुआ तो मैं काफी बुलिश हूँ इसमें, और हो सकता है आने वाले समय में इसका 3800 3850 तक का दाम भी देखने को मिले। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, लेकिन पोजिशनल ट्रेड अगर आप करना चाहते हैं तो नेचुरल गैस में आप बिकवाली कर सकते हैं। 183 पे 176 का टारगेट होगा। ये लक्ष्य आपको 1 से 2 कारोबारी सत्र में देखने को मिल सकता है। और 11:30 बजे हमारे साथ जुड़िए और जानिए कमोडिटी बाजार से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें। कॉल्स हमारे साथ आज अरविंद प्रसाद होंगे, कोटक कमोडिटी के VP, और साथ ही हमारे साथ आज धर्मेश भाटिया होंगे मुंबई से। और अब बात शेयर बाजार की। रजत, बिल्कुल, सबसे बड़ी खबर तो अभी की लिस्टिंग है, बम्पर लिस्टिंग है 502 के लेवल पे इस समय NSE पे कामकाज हो रहा है। स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग कहूंगा क्वेस्ट कॉर्प की होती हुई नजर आई। 317 का इशू प्राइस था देखिए, लेकिन जो सब्सक्रिप्शन फिगर्स आए थे उन्होंने चौंका दिया था। 145 गुना ओवर सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया था, और उसका नतीजा आज जो इतनी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, हम बार बार ये कह रहे थे कि ग्रे मार्केट में प्रीमियम्स काफी हेवीली कोट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो लिस्टिंग है ये काफी शानदार हो सकती है। और जिनके पास भी अलॉटमेंट हुई, देखिए इंस्टीट्यूशंस ने बहुत ज़्यादा दाव लगा दिया। QIB में 59 गुना, NI में लगभग 392 गुना ओवर सब्सक्रिप्शन फिगर्स देखने को मिली थी, और रिटेल पोर्शन जो है उसमें 31 गुना ओवर सब्सक्रिप्शन फिगर्स थी। तो इतने स्ट्रॉन्ग ओवर सब्सक्रिप्शंस में बहुत कम अलॉटमेंट होती है, और जिनको भी हुई उनको कह सकते हैं कि लॉटरी लगी आज के सत्र में। दमदार रिटर्न्स हैं, 177 अंकों की तेजी इस समय क्वेस्ट कॉर्प में इश्यू प्राइस के मुकाबले देखने को मिल रही है। लेकिन मार्केट्स ऊपरी स्तरों पर थोड़ा फिसला है, 8484 के लेवल पे हैं। 8500 के लेवल्स को दस्तक देके ऊपरी स्तरों पर थोड़ा दबाव आज के सत्र में बनता हुआ नजर आया। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग खरीदारी है उसमें आज मेटल काउंटर्स प्रोमिनेंट है, जिसमें हिंडाल्को इंडेक्स को लीड कर रहा है। इसके अलावा खरीदारी ग्रासिम में, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक जैसे स्ट्रक्चर्स में वो निफ्टी को संभाले हुए, और इन स्टॉक्स पे काफी ज्यादा आज के सत्र में एक्यूमुलेशन देखने को मिला। बैंकिंग स्टॉक्स आज भी होल्ड कर रहे हैं, खासतौर पे निजी क्षेत्र के बैंक। लेकिन छोटे मझौले स्टॉक्स पे कहां फोकस है वो बात करते हैं। स्मॉल कैप रडार। मान इंडस्ट्रीज बताया गया था आपको बाजार खुलने से पहले आज का टुडेज ट्रेड था, और इनफैक्ट ये जो ट्रेड था ये काफी दमदार रिटर्न्स दे रहा है। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में जो पाइप से जुड़ी कंपनियां वो बाजार पे बहुत एक्टिव हैं, ये आपको खरीदारी करने की सलाह दी गई थी सुबह। 3% का रिटर्न ऑलरेडी जनरेट कर रहा है 65-75 के लेवल्स पे। एक और स्टॉक 9:30 बजे बताया गया, मिंडा कॉर्प, और ये स्टॉक ने आउट परफॉर्म किया 9:30 बजे। रोज बरोज आपको एक स्टॉक बताते हैं जो एक फंडामेंटल पिक होती है, लेकिन टेक्नो फंडामेंटल यानी कि इंट्राडे पर्सपेक्टिव से काफी दमदार रिटर्न्स दे जाता है। आज 9% की तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। श्रीराम EPC, यहां पर खबर यह है कि लोन को इक्विटी में कन्वर्ट करने का बोर्ड ने मंजूरी दी। 1280 करोड़ के लोन को शेयरों में तब्दील करने की मंजूरी है, और SVL को प्रेफरेंशियल आधार पर 265 करोड़ के शेयर जारी करने को भी मंजूरी है। उसका असर है 11% ऊपर ये स्टॉक प्राइस है। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स जहां पर आज दमदार रिटर्न्स हैं, उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स हैं जैसे कि SPML इंफ्रा 2016 के उच्चतम स्तर पर ट्रेड करना शुरू कर दिया स्टॉक ने, 15% ऊपर। NBCC 4 दिनों में लगभग 26-27% के रिटर्न जनरेट कर चुका है, और NBCC में जब से दिल्ली में एक बड़ा टेंडर कंपनी को मिला उसके बाद से इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन होनी स्टार्ट हो गई। ज्योति स्ट्रक्चर्स, इस स्टॉक में भी हिस्सा खरीद की खबरें जो है बहुत गर्म है, निवेशकों से बातचीत चल रही है, ऐसी इस समय खबरें निकल के आ रही हैं। और 10% की तेजी, कल भी 20% अपर सर्किट पे लॉक था, यानी कि 30% रिटर्न 2 ट्रेडिंग सेशन में। और साथ ही साथ हैरिसंस, मलयालम, चाय कॉफी शेयर्स पे तेजी है, आज के सत्र में ये आउट परफॉर्म कर रहे हैं। और एवरेस्ट कांटो लगातार 2 ट्रेडिंग सेशंस में ये बाजार को आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आया। कुछ और स्ट्रक्चर्स भी हैं, सिंप्लेक्स प्रोजेक्ट्स जैसे स्ट्रक्चर्स पे आज दमदार रिटर्न मिल रहे हैं। मेरे साथ प्रदीप हौचंदानी जी जुड़े हैं। प्रदीप जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सर, ये अब प्रॉफिट बुकिंग का टाइम है क्या मार्केट्स में? क्या ऊपरी स्तरों पर कुछ रिट्रेसमेंट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बहुत स्ट्रांगली बढ़त आ चुकी है अब इंडियन मार्केट्स पे? इन लेवल्स पे आपने निफ्टी, पर्टिकुलर निफ्टी पे क्या एडवाइस किया क्लाइंट्स को?
देखिए प्रॉफिट बुकिंग का टाइम मेरे हिसाब से तो नहीं है, अभी होल्ड रखना चाहिए, क्योंकि एक चीज़ आप समझिए कि 8243 का जो लेवल हम प्रीवियसली बार बार बता रहे थे कि वो एक 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल है। पूरा हमने 91.19 से लेके 68.26 का जो फॉल देखा है, उसी लेवल के आसपास निफ्टी ने एक महीना कंसोलिडेट किया और उसको जब डिसाइसिवली ब्रेक किया तो हम 8655 के टारगेट लेके चल रहे हैं, जो जुलाई लास्ट ईयर का हाई है और 52 वीक हाई निफ्टी का है। तो हमारे हिसाब से एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद जो ये ब्रेकआउट आया है, तो कम से कम उसको 8655 के तक लेके जाएगा। हाँ, फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ा सा देरी ज़रूर हो गई है, ऑलरेडी ब्रेकआउट लेवल से 300 पॉइंट निफ्टी बढ़ चुका है, बट जो भी लॉन्ग पोजीशन है उसको होल्ड करना चाहिए एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से। फिलहाल जो एक इमीडिएट सपोर्ट आर्ली चार्ट्स पे बन के आ रहा है वो 8410 के आसपास आ रहा है, तो उसी स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन होल्ड करनी चाहिए और 8655 का मेजर टारगेट अचीव होता हुआ दिखता है। एक स्टॉक है फ्यूचर लाइफस्टाइल, क्योंकि अभी भी एक सौदा हुआ है, बड़ा सौदा 118 रुपये प्रति शेयर के भाव पे, और उसके बाद से स्टॉक पे एकदम से नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिल रहा है। 5 लाख शेयरों का सौदा है, यानी कि बहुत बड़ा ऑर्डर साइज। अब फिलहाल 113 के लेवल पे। सर एक बार प्रदीप जी आपके कमेंट्स फ्यूचर लाइफस्टाइल पे, जिनके पास भी शेयर्स हैं उनको क्या करना चाहिए? देखिए ऑलरेडी एक अच्छी अपमूव इसने देखी है, करीबन 78-80 के लेवल से ये चला था 3-4 महीने पहले और 128-29 के लेवल बना के आया है, तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन ज़रूर आ सकता है, पर ओवरऑल एक अप ट्रेंड में है। अगर किसी का इन्वेस्टमेंट का नज़रिया है तो 103-104 के आसपास इसका एक अच्छा सपोर्ट है वीकली चार्ट पे, उसके स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए। ऊपरी लेवल पे अगर 123 से 128 की जो ये कंजेशन जोन है उसको क्रॉस करता है तो फिर इसमें 140 तक के लेवल आ सकते हैं, तो इसको बाय एंड लार्ज एक होल्ड की एडवाइस रहेगी। चलिए कुछ तेज़ी वाले स्टॉक्स पे बात करते हैं। पहले तो NBCC पे बताएं, जिन्होंने भी शेयर्स खरीद लिए हों। पिछले 4 ट्रेडिंग सेशंस पहले 200 के आसपास कोट हो रहा था सर, लेकिन अब है 255 के जोन्स पे, आज भी 11% ऊपर है। क्या करना चाहिए स्टॉक? तकरीबन 1 साल पहले 243 का इसने बनाया था अगस्त 2015 में, और फिर ब्रॉडली एक कंसोलिडेशन का फेज़ इसने देखा है 11 महीने का, और इस कंसोलिडेशन का एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हमने लास्ट वीक देखा था। तो डेफिनेटली एक टेक्निकली पॉजिटिव चार्ट बन रहा है। इस हफ्ते ऑलरेडी करीबन 16% ऊपर ज़रूर है, पर हमारे हिसाब से जिस हिसाब का कंसोलिडेशन इसने देखा है तो तकरीबन ये 270 से 280 के लेवल इवेंचुअली दिखा सकता है कपल ऑफ मंथ्स में, तो इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से होल्ड की एडवाइस रहेगी, क्योंकि एक स्टीप रन अप आया है तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस डीप आएगा। तकरीबन ये 229-225 के रेंज में इसका इमीडिएट सपोर्ट आएगा, उसी स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए। डिप में बाय करना चाहिए 275-280 के इवेंचुअल टारगेट के लिए। 2 स्टॉक्स और SPML इंफ्रा और सिंप्लेक्स प्रोजेक्ट्स, दोनों में से बेहतर ट्रेड कौन सा है सर? क्योंकि दोनों में आज रिटर्न्स काफ़ी शानदार मिल रहे हैं। ठीक है, पहले तो SPML इंफ्रा की बात करें तो एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन का फेज़ इसने भी देखा है। करीबन इसमें जो हाई बनाया था 308 का, ये अक्टूबर 2010 में बनाया था, तब से लेके एक अच्छा खासा करेक्शन और कंसोलिडेशन का फेज़ इसने देखा है। नेक्स्ट जो टारगेट में देख रहा हूँ SPML इंफ्रा में, वो करीबन 130 पे आएगा, जहाँ पे इसका 500 वीक मूविंग एवरेज है, तो एक बड़ा रेजिस्टेंस वो प्रोवाइड करेगा, पर यहाँ से और भी करीबन 25 रुपये दूर है, तो इतनी अपसाइड उसमें दिखती है। अगर सिंप्लेक्स प्रोजेक्ट की बात करें तो 1 सेकेंड, तो यहाँ पे भी एक 200 DMA के आसपास इसने एक ब्रेकआउट अच्छा खासा दिया है, तो यहाँ पे करीबन नेक्स्ट जो टारगेट आएगा वो 33-34 का आएगा, तो दोनों में ही एक शॉर्ट टर्म के लिए पॉजिटिव रुझान है और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ दोनों में होल्ड करना चाहिए। चाय कॉफी शेयर्स एक्टिव हुए सर, हैरिसन मलयालम, जयश्री टी, दोनों स्टॉक्स पे आपके कमेंट्स? आई थिंक हैरिसन मलयालम एक बेटर चार्ट है, एक 75 के आसपास इसका बड़ा ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस मंथली चार्ट्स पे था, उसको इसने डिसाइसिवली क्रॉस किया है। मेरे ख्याल से इवेंचुअली ये 145-150 तक भी जा सकता है, पर वो थोड़ा सा 8 से 10 महीने का व्यू रहेगा। इमीडिएट शॉर्ट टर्म में एक 99 के आसपास इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस आएगा, वहाँ पे इसमें थोड़ा सा रेजिस्टेंस आएगा, पर ओवरऑल मेरे हिसाब से एक अच्छा व्यू बन रहा है। जयश्री टी की बात करें तो यहाँ पे भी एक सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न्स दिखने को मिल रहे हैं। मंथली चार्ट्स पे 115 के आसपास एक बड़ा ब्रेकआउट आया है, मटेरियलाइज हुआ है, तो यहाँ पे भी मेरे हिसाब से इवेंचुअली ये 190 तक के टारगेट दिखा सकता है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से 8 से 10 महीने का व्यू है, शॉर्ट टर्म में ये 128 से 130 तक जा सकता है। चलिए, और कुछ स्ट्रक्चर जहाँ पर आज तेजी, एवरेस्ट कांटो का चार्ट स्ट्रक्चर देख के बताएं। ये पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में काफी एक्टिव हुआ है, निचले स्टोर से खरीदारी है, लेकिन ये खरीदारी अभी बढ़ सकती है या फिर प्रॉफिट बुकिंग कर ले जिनके पास पोजीशन हो? देखिए शॉर्ट टर्म में तो अपमूव एक्सटेंड हो सकती है, क्योंकि एक अच्छा खासा इसने कंसोलिडेशन का फेज़ एक 2 महीने का देखा है और उसके बाद ये अपमूव रिज्यूम हुई है, और ये कंसोलिडेशन में इसने 34 वीक मूविंग एवरेज के आसपास अच्छा सपोर्ट लिया था, तो मेरे हिसाब से एक 26 रुपये तक ये अपमूव एक्सटेंड हो सकती है, जो जनवरी में हाई बना था। तो यहाँ पे भी एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से होल्ड की एडवाइस रहेगी, 17 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं।
चलिए कुछ ऐसी स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं फंडामेंटल ग्राउंड्स पे। अंचल आप मौजूद हैं, अंचल बताएं पहला स्टॉक आज का। शुक्रिया। आज के लिए पहला स्टॉक वीआईपी इंडस्ट्रीज का रहेगा, एक बेहतरीन पिक हो सकती है ऐसा स्पॉक का मानना है। देखिए पहले नतीजों की बात करते हैं। Q4 नंबर्स कंपनी के अनुमान से काफ़ी बेहतर रहे थे, वॉल्यूम करीब 9% बढ़ते हुए दिखी थी, एंड दिस इज डिस्पाइट नॉर्मली जो Q4 होता है वो एक स्लगिश काउंटर होता है स्पेशली बैक सेल्स के लेकर, लेकिन उसके बावजूद भी 9% की वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी ने रजिस्टर की। ऑपरेटिंग मुनाफा करीब 45% बढ़ा, तो वहीं मार्जिन जो थे वो करीब 1.5% ज़्यादा की तेज़ी रही। तो एक लगातार मार्जिन में जो मोमेंटम है ऐसा स्पॉक मानता है कि आने वाले Q1 और Q2 FY17 में भी जारी रहता हुआ दिखेगा। सो मच सो कंपनी की जो ब्याज लागत थी वो करीब 83% घटी थी, तो कहीं ना कहीं जो कंपनी पे इंटरेस्ट पे बर्डन है वो बेहद ज़्यादा कम हो गया। वो एक पॉजिटिव ट्रिगर रह सकता है Q1 के लिए, क्योंकि कंपनी के जो इंटरेस्ट पे आउट्स है वो बेहद कम स्तरों पर आ चुके हैं, तो वो एक चीज़ पुश करेगी कंपनी के मुनाफे को। रही बात वैल्यूएशंस की, शानदार वैल्यूएशंस पे शेयर ट्रेड कर रहा है। कंपनी के पास मौजूदा कैश ईपीएस करीब 5.5 रुपए की है, वहीं FY18 के लिए अनुमानित ईपीएस करीब 6.5 और पी मल्टीपल 20 का। देखिए अक्रॉस द सेक्टर अगर आप कंपेयर करेंगे, हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स कंपनी के बेहद ज़्यादा हैं, कंपनी की सेल्स लगातार बढ़ती जा रही है, जिस तरह से मॉल्स का आ रहे हैं, कंपनी की जो रिटेल आउटलेट्स हैं उनकी संख्या बढ़ रही है, उसका फायदा हो रहा है। इस सब के बावजूद भी कंपनी अगर सेक्टर के मुकाबले देखें तो इस समय बेहद सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है, और इसीलिए स्पॉक मानता है आप वीआईपी में खरीदारी करिए। 131 रुपए आपका लक्ष्य रहेगा। इनफैक्ट सर आपके कमेंट्स, प्रदीप जी क्या लगता है यहाँ से भी और तेज हो सकता है वीआईपी इंडस्ट्रीज? एक रिलेटिव अंडर परफॉर्मर जरूर से रहा है, पर वापस से ये अपने अप ट्रेंड में आ रहा है। 120 से 125 का जो इसका कंजेशन जोन है वो एक टफ रेजिस्टेंस इसने इसको प्रीवियसली प्रोवाइड किया है। लग रहा है कि ये इस बार इसको क्रॉस कर लेगा, तो इवेंचुअली मेरे हिसाब से ये वापस से अपने 205 के जो लेवल इसने सितंबर 2011 में बनाए थे वो इसके मेजर टारगेट रहेंगे। पर एक बार ये 120 से 125 का इस कंजेशन जोन है उसको क्रॉस करना ज़रूरी है, पर डेफिनेटली जिस हिसाब से चार्ट पैटर्न है उस पर व्यू पॉजिटिव है और उसको होल्ड करना चाहिए। चलिए अंचल दूसरा स्टॉक बताएं। दूसरा स्टॉक आज के लिए रहेगा एडीएफ फूड्स का। देखिए शानदार नंबर्स Q4 में रहे थे कंपनी के ऑपरेटिंग मुनाफा करीब 3 गुना हो गया था। 257% कंपनी का ऑपरेटिंग मुनाफा बढ़ा था, वहीं जो मार्जिन्स थे वो भी क्वांटम से जंप करते हुए दिखे थे, और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले तिमाहियों में मार्जिन में तेजी है वो जारी रहते हुए दिखेगी। एक्सपोर्ट आय से लगातार कंपनी को फायदा हो रहा है, कि जिस तरह से रुपया डिप्रिशिएट हुआ है तो डॉलर का फायदा साफ तौर पर कंपनी को आता हुआ दिखेगा, और यूएस में काफी बड़ा कारोबार है कंपनी का। इसके अलावा ब्याज लागत करीब 34% गिरी, तो वहीं मुनाफा करीब 120% बढ़ा। तो एक स्ट्रॉन्ग बॉटम लाइन, स्ट्रॉन्ग सेल्स कंपनी ने Q4 में रजिस्टर की, अच्छे मार्जिन रहे हैं और कैरी फॉरवर्ड होता हुआ दिखेगा मोमेंटम Q1 Q2 में। FY17 भी अच्छा रहने का अनुमान है। रुपया अगर ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं होता है तो उसका भी फायदा कंपनी को आता हुआ दिखेगा। और फिलहाल कंपनी की मौजूदा कैश ईपीएस करीब 10 रुपए की है। बेहद सस्ते दरों पर शेयर अवेलेबल है, और यहाँ से फर्स्ट कॉल मानता है आप निवेश करके चलें तो आपको 102 रुपए तक के लक्ष्य आने वाले दिनों में दिखेंगे। चलिए तो स्ट्रॉन्ग अपसाइड एडीएफ फूड्स भी देखने को मिल सकता है। प्रदीप जी एक छोटा सा कमेंट, 2.5% ऊपर है अभी। आई थिंक एक कंसोलिडेशन के फेज़ में है। ऊपरी लेवल में 103 104 का इसने हाई दिसंबर में बनाया था, और तब से लेके एक करेक्शन और कंसोलिडेशन का फेज़ है। मेरे हिसाब से जो नेक्स्ट मेजर हर्डल है वो 97 98 के रीजन में, उसको क्रॉस करेगा तो फिर इसमें एक अच्छी रैली देखी जा सकती है, जो इसको 115 से 120 तक के लेवल पे भी ले जा सकती है। फॉर द टाइम में एक वेट एंड वॉच रहेगा, 97 98 का हर्डल क्रॉस करे तब जाके इस पर बाइंग की एडवाइस रहेगी। राइट प्रदीप जी, आपके रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं सर जो आप मानते हैं कि यहाँ से बाजार पे एक्टिव हो जाएंगे? फार्मा स्पेस का सुवेन लाइफ साइंस आज के ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा वॉल्यूम के साथ बढ़त दिखा रहा है। यहाँ पे मुझे लगता है कि एक शॉर्ट टर्म में अच्छे गेंस मिल सकते हैं। 204 के स्टॉप लॉस और 217 के टारगेट से इसमें बाइंग इनिशिएट की जा सकती है। साथ ही एक हिटाची होम में कल के सेशन में एक डेली चार्ट्स पे अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला था, तो मेरे हिसाब से थोड़े दिनों के लिए ये भी पॉजिटिव मोमेंटम में रहेगा। यहाँ पे 1375 के स्टॉप लॉस और 1490 के टारगेट से बाइंग की एडवाइस रहेगी। राइट सर, लेकिन कुछ स्टॉक्स बैक टू बैक मैं आपसे पूछता हूँ। सबसे पहले तो ये बताएं जो मेटल स्टॉक्स पे आज खरीदारी है उसमें नैल्को और साथ साथ हिंद कॉपर, ये दोनों स्टॉक्स कैसे लग रहे हैं? तो हिंडाल्को ने अपने जो क्रूशल रेजिस्टेंस जोन थे वो करीबन 130 से 132 के रीजन में इसके मेजर रेजिस्टेंस एरिया था, उसको ये क्रॉस करके इसको ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इवेंचुअली 160 के टारगेट दिखा सकता है। तो यहाँ पे 127 के एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड करने की एडवाइस रहेगी। साथ ही अगर हिंदुस्तान कॉपर की अगर बात करें तो ये भी एक वीकली चार्ट्स पे अच्छे ब्रेकआउट दिखा रहा है। इसका जो रेजिस्टेंस आएगा वो 67-68 के रीजन में आएगा, जहाँ पे इसकी 34 मंथ की मूविंग एवरेज है। तो वो अगर क्रॉस कर लेता फिर इसमें एक बड़ी अपमूव का स्कोप खुल सकता है, और वहाँ पे एक रेजिस्टेंस ज़रूर से आएगा। राइट सर, मेरा प्रश्न नेशनल एल्यूमिनियम पे भी था सर। इस स्टॉक आज काफ़ी एक्टिव है। नेशनल एल्यूमिनियम 8% ऊपर, नैल्को का काउंटर जो कामकाज कर रहा है, इस स्टॉक को स्पेसिफिकली क्या व्यू रखते हैं आप?
तो डेफिनेटली ये एक रिलेटिव अंडर परफॉर्मर रहा है, पर शॉर्ट टर्म में जिस हिसाब से ये आज के सेशन में ब्रेकआउट दिखा रहा है अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो यहाँ पे लग रहा है कि ये इसका प्रीवियस जो टॉप था 48 का इसने बनाया था मई महीने में, उसको ये क्रॉस करके फिर इसका जो नेक्स्ट टारगेट आएगा वो उसका 200 DMA का आएगा जो 65 का है। तो इवेंचुअली अगर ये 48 के ऊपर सस्टेन करता है तो 65 तक इसकी अपमूव एक्सटेंड हो सकती है। 43 के आसपास एक इसका इमीडिएट सपोर्ट है, उसके स्टॉप लॉस से इसमें होल्ड की एडवाइस रहेगी। राइट, एक और स्टॉक जो बहुत एक्टिव हो रहा है आज के सत्र में वो है ऑप्टो सर्किट्स। क्या लगता है सर, क्या यहाँ से अभी और तेजी पकड़ेगा ये पर्टिकुलर स्टॉक या फिर इसको अवॉइड करेंगे? आई थिंक एक 12 रुपये 80 पैसे के आसपास इसका जो टॉप बना था जून के लास्ट में, वो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। वो क्रॉस करता है तो इसमें वीकली चार्ट्स पे एक हायर टॉप हायर बॉटम की श्रृंखला इनिशिएट होगी। उस केस में अपमूव एक्सटेंड होकर इसको करीबन 20 रुपये के करीब ले जा सकती है। तो एक वेट करूँगा मैं, अगर 12 रुपये 80 पैसे के ऊपर क्लोज आता है फिर इसमें फ्रेश एडवाइस रहेगी बाइंग की। एक बार फिर से VIP इंडस्ट्रीज देख लेते हैं कि थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ था, अंचल ने बताया कि ये स्टॉक काफी एक्टिव होता नजर आएगा और अब 126 के लेवल पे टिक बाय टिक देखेंगे तो पिछले 2 मिनटों में सीधा 123 से 126 पहुंचा, यानी कि निचले स्तर से आज खरीदारी इस स्टॉक पे देखने को मिल रही है। VIP इंडस्ट्रीज दिन के उच्चतम स्तर पे कामकाज कर रहा है। सर 2 स्टॉक्स और, एक एटलांटा और साथ ही साथ मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स, दोनों स्टॉक्स पे क्या करना चाहिए? एटलांटा ने एक बड़ा फेज देखा है डाउन मूव का और फिर वहाँ से ये रिकवर होकर ऊपर ट्रेड कर रहा है। आई थिंक इसने एक अपना जो मेजर रेजिस्टेंस था 34 वीक मूविंग एवरेज का, वो करीबन इसको 48-49 में बड़ा सप्लाई दे रहा था, उसको इसने क्रॉस किया है। तो मेरे हिसाब से जो नेक्स्ट टारगेट आएगा वो इसमें 71 का आएगा और इमीडिएट सपोर्ट जो है 45 का है, तो उसके स्टॉप लॉस से इसको होल्ड कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक फिर से रिपीट करें, मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स। मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स पे भी आज के सत्र में दमदार रिटर्न्स मिल रहे हैं। MIRC अगर आप ये देख सकें, मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं? आई थिंक इसमें जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो करीबन 13 रुपये 30 पैसे के आसपास आएगा जो इसका 200 DMA है। तो मेरे हिसाब से इसमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच रहेगा। ये मेजर हर्डल है जहाँ पे इसका कंजेशन जोन भी है, तो इसको डिसाइसिवली क्रॉस कर ले फिर ही इसमें बाइंग इनिशिएट करने की एडवाइस रहेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया अभिजीत जी मेरे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए।